नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आज मैं लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि पॉलिटिकल साइंस एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा होगी ताकि हम कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से कैसे लिख सकते हैं, इस उद्देश्य पे आज बात होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को हम लिखते कैसे हैं और उसका तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि परीक्षा में आते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत होता है, उसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले तो अपना प्रिपरेशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और जो थॉट्स होता है उस थॉट्स को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकें। और इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब यहाँ हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि राज्य की उत्पत्ति की जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी चर्चा कर लेनी है। जैसे सबसे पहला जो सिद्धांत है दैवी सिद्धांत, फिर शक्ति का सिद्धांत आता है, फिर सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत हैं। तो इसकी हमें चर्चा करनी होगी कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, जिसमें दैवी उत्पत्ति की सिद्धांत, ये इसका हमें जिक्र कर लेना है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति में कि राज्य का निर्माण हुआ कैसे, इसके बारे में इस क्वेश्चन में चर्चा करनी होती है, लिखना होता है और हमें कुछ की पॉइंट ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमें लिखना होता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, इसका निर्माण हुआ कैसे, इसके बारे में लिखना है। और उसके बाद हमें इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो प्रकार हैं उसमें कितने प्रकार के सिद्धांत हैं इसकी चर्चा कर लेनी है। ठीक है, तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का चर्चा कर लेना है। फिर शक्ति सिद्धांत आता है, शक्ति सिद्धांत। उसके बाद सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत आता है। फिर ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत आता है। तो ऐसे जितने भी सिद्धांत है उसको हम पहले नोट कर लेंगे, उसकी चर्चा कर लेंगे और तब देखेंगे कि हमें सामाजिक समझौता का वर्णन करना है, यानी कि दैवी उत्पत्ति, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक समझौता को हम डिफाइन करेंगे, आगे हम कुछ पॉइंट अगर और बनाएंगे। इसमें अब देखना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो मनुष्यों ने आपस में एक जगह इकट्ठा होकर के समझौता किया और उस समझौते के द्वारा ही सामाजिक राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ इसमें अब ये देखना है कि इसमें जो तीन विचारक हैं, ठीक है, तीन विचारकों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत में। खासकर लॉक महोदय ने समझौता सिद्धांत में बात की है, वो बात करते हैं। अब यहाँ जॉन लॉक के जो विचार हैं उसमें भी पॉइंट्स हमें बनाना होता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन है,
तो 20 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे आसान तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा हो सके। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना होता है कि हमें इन तीनों विचारकों को, खासकर सामाजिक समझौता सिद्धांत में इन 3 विचारकों के विचारों को हमें लिखना है ताकि हमारा जब सामाजिक समझौता पूरा होगा। ठीक है, तो लाक के विचारों में हमें देखना, अब यहाँ से पॉइंट हमें बनाने हैं। मानव स्वभाव की बात होगी। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, इस पे भी वो बात करते हैं। ठीक है, फिर समझौते के कारण की चर्चा करता है जॉन लॉक, और फिर लास्ट में होता है राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति, इस तरह से जॉन लॉक ने अपने 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इसकी चर्चा की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स बना के लिखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद थॉमस हॉब्स के भी सामाजिक समझौते सिद्धांत को लिखेंगे और उसमें भी इस पॉइंट को ही 4 पॉइंट्स को देखेंगे कि मानव स्वभाव क्या बात करता है। ठीक है, फिर रूसो के बारे में, रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का भी हमें जिक्र करना होता है। ठीक है, इस तरह से जब हम पूरा का पूरा एक पॉइंट्स बना के लिखने की कोशिश करते हैं तब जाके हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तैयार होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना होगा और कुछ की पॉइंट्स होते हैं उसको बनाने का प्रयास करना होगा, तब हमारे क्वेश्चन पूरा होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो और बना के लाते रहें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। ये इतना लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया कि हम फर्स्ट पेपर में जो हमारा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब अगला जो पेपर होता है, मान लीजिए लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो लोक प्रशासन में आता है पद सोपान। लोक प्रशासन से संबंधित विषय पे जब बात करेंगे तो पद सोपान एवं पोस्ट कर्म का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये देखना होगा कि हमें तो लोक प्रशासन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सबको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, इसका सबका अच्छा मार्क्स भी आता है, बशर्ते हमें करना क्या होता है कि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से तैयार करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। आइए, लोक प्रशासन में ये देखना कि पद सोपान की व्यवस्था को देखना है कि पद सोपान में व्यवस्था लोक प्रशासन की कैसे चलती है, यानी कि एक उच्चतर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को जब निम्न अधिकारी उसका पालन करता है तो इस प्रकृति को हम जो है लोक प्रशासन में पद सोपान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो पद सोपान को हम एक तरह से पिरामिडी आकार देते हैं। ठीक है, पद सोपान की हमें सबसे पहले परिभाषा देनी होगी। ठीक है, पद सोपान की परिभाषा
ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना होगा। फिर हमें दूसरा कुछ पॉइंट बनाने होंगे। पदसोपान की प्रक्रिया को लिखना होगा कि पदसोपान की जो प्रक्रिया है वो होती कैसी है। तो प्रक्रिया में हम बात करेंगे कि ये जो प्रक्रिया एक सीढ़ी नुमा प्रक्रिया होती है, एक पिरामिडी आकार की प्रक्रिया इसमें चलती है। जिस तरह से एक ऐसे कुछ फिगर आप बना लेंगे तो और बेहतर होगा क्वेश्चंस में, कि इस तरह से आप एक फिगर बनाएंगे पिरामिड का, इसको हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिडी आकार का होता है, ये पिरामिड होता है। और इसमें पदसोपान में होता क्या है, इसमें कि जो एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो सबसे ऊपर होता है। यहाँ मान लीजिए व्यक्ति ए सबसे ऊपर बैठा हुआ है और इसके नीचे आप देखेंगे सीढ़ी नुमा जो बी सी डी ई ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं, ठीक है, प्रशासन में। और जब पदसोपान की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सीढ़ी नुमा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आदेश आना और उसका जब पालन होता है तो पालन होकर जब वो प्रक्रिया फिर जाती है तो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम सीढ़ी नुमा प्रक्रिया भी कहते हैं या पिरामिडी आकार की प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इस तरह से कुछ फिगर्स अपने कॉपी में बना लेने हैं और उसका वर्णन कर देना है, ठीक है, कि एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति एक आदेश देता है और उसके नीचे जो कर्मचारी हैं उस आदेशों का पालन करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम कुछ और पॉइंट्स बनाएंगे कि इसका पदसोपान का विकास कैसे हुआ, विकास की बात करेंगे, पदसोपान के विकास की बात होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद फिर अब इसमें हम दूसरा शब्द आ रहा है पोस्टकॉर्ब। ये क्या कह रहा है, पोस्टकॉर्ब के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें चूँकि पदसोपान में लूथर गुलिक महोदय ने पोस्टकॉर्ब की व्यवस्था दी हुई है और इन्होंने अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों का जिक्र किया होगा कि कैसे संगठन में कोई भी कार्य करने से पहले आप उसको प्री प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और उन योजना के तहत ही हम काम करते हैं, तभी संगठन का विकास होता है, ठीक है। तो पोस्टकॉर्ब की चर्चा करेंगे जिसमें लूथर गुलिक महोदय हैं, इन्होंने पोस्टकॉर्ब की चर्चा की है। और आप पोस्टकॉर्ब की चर्चा में अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों को इस तरह से इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। डिफाइन कर लेंगे कि पी जो है वो आपका क्या कहता है, प्लानिंग करना है, ठीक है, योजना बनाना है। वो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन बनाना है, ठीक है। यस स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करनी है। डी जो है डायरेक्शन, ठीक है, निर्देश देना है। और CO को एक साथ आप करेंगे, कोऑर्डिनेशन होता है और उसका मतलब होता है कि हम समन्वय करते हैं। और R का मतलब होता है रिपोर्ट देना, समय समय से जो आप रिपोर्ट देते हैं, सूचना देते हैं। और B का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि बजट की व्यवस्था करना। तो इस तरह से जब आप पोस्टकॉर्ब को डिफाइन कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा होता है और तब हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।